वहां काफी हद तक साफ सफाई थी। वह इंसानों के घर के सामने जैसे बगीचे होते हैं, वहां उसी से मिलते जुलते कुछ पेड़ पौधे और फूलों की क्यारियां थी, जिसमें अलग अलग तरह के जंगली पौधे नजर आ रहे थे। के रंग जैसा ड्रैगन, जिसका नाम उसने मुझे बताने से इनकार कर दिया था, अब इंसानी रूप में आ चुका था, जो करीब करीब मेरी ही उम्र का एक बहुत ही खूबसूरत नर बनकर उस मांद के ठीक सामने खड़ा हो गया था। मुझे लगा कि मेरा मुंह खुला है उसके रूप को देखकर, साथ ही साथ मेरी आंखें भी उसको देखकर बड़ी हो चुकी थी। वह मुझे आज तक मिलने वालों में सबसे हॉट लड़का था, जितने भी लड़कों को मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा था। उसके दाहिने पैर के पीछे पिंडली के पास एक निशान था, शायद जन्म चिन्ह, जो उसके शरीर पर बचाव के लिए लगाए नजर के टीके जैसा था। उसने मांद के दरवाजे की तरह हल्का सा बढ़ते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। वह दरवाजे के खुलने के इंतजार में बाहर ही रुक गया। अंदर से एक युवा पर अजीब तरह चलने वाला एक व्यक्ति बाहर निकला। बाहर आते ही उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अरे राघव, मेरे भाई, कैसे हो तुम? बड़े दिन बाद आना हुआ। उम्मीद है तुम्हारे इलाके में सब ठीक ठाक होगा। बोलते हुए उसकी नजर मुझ पर भी पड़ गई। मैं अभी अभी ड्रैगन रूप में ही थी। वो एक टेढ़ी सी लकड़ी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे चलकर बाहर आते हुए मुझे फटी फटी आंखों से घूरने लगा। वो एक 22-23 वर्ष का एक आकर्षक सामान्य लंबाई वाला भरे भरे शरीर वाला नवयुवक था, जिसके भूरे लंबे बाल और आंखें भी भूरी ही थी। उसकी आंखों में जमाने भर की गंभीरता और तजुर्बा साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी कमर अजीब तरह झुकी हुई थी, जैसे उसे रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत हो या फिर वो टूटी हुई हो, जो उसे पहली नजर में डरावना सा बनाती थी। उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद अपनी चौंकने वाली नजर से देखते हुए राघव से सवाल किया, क्या ये मादा ड्रैगन है? मुझे तो लगा था कि मादा ड्रैगन अब बची ही नहीं है। उस सुनहरे ड्रैगन ने, जिसका नाम राघव था, जो मुझे शूद्रण से ही पता चला था, उसने जवाब दिया, हां, ये एक मादा ड्रैगन है, सिया, और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही पुरानी गुफाओं से यहां तक सफर करते हुए आई है, वो भी अकेले। ऐसा क्या? खैर, उसे यहां लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद राघव, शूद्रण ने कहा। हेलो सिया, मेरा नाम शूद्रण है। क्या यह सच है कि आप पूर्वी दिशा की पुरानी गुफाओं से वो खतरनाक रास्ता पार करके मुझसे मिलने आई हो? अब वो मेरे ठीक सामने खड़ा होकर मुझसे मुखातिब था। उसने आगे कहा, कहो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं बच्चे? उसकी आंखों में देखते हुए मैंने अपना रूप बदला और सर झुकाकर उसका अभिवादन किया और संक्षिप्त में उत्तर दिया, जी हां सर, मैं आपसे मिलने आई हूं। मुझे मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है। शायद आप उनके गुरु रहे हैं। मिस्टर शूद्रण, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर मेरे पास कुछ बुरी खबर है, मैंने आगे कहा। ओह जी श्रीमान, इसमें मेरे गुरु शामिल हैं। दर्पण? क्या तुम दर्पण की बात कर रही हो? हां, वही होगा। वही है जिसे पूर्वी पुरानी गुफाओं से बहुत लगाव है। ओह, वह लड़का अब क्या कर रहा है? कहां है वो? कैसा है? वो ठीक तो है ना? शूद्रण ने एक साथ कई सारे सवाल दाग दिए। चलो, जो भी बात है अंदर बैठकर करते हैं। आओ, अंदर आओ, उसने कहा। मेरे लिए उसने दरवाजा खोला व किसी संस्कारी इंसान की तरह मुझे हाथ से अंदर चलने का इशारा किया। मैंने उसके आदेश का पालन करने के साथ ही राघव की ओर देखा तो उसने अपनी आंखों को धीरे से बंद करते हुए हां का इशारा करते हुए मुझे अंदर जाने को कहा। वह खुद वापस मुड़ गया। तभी शूद्रण ने उसे पूछा, क्या तुम आज हमारे साथ नाश्ता करना नहीं चाहोगे राघव? नाश्ते का ही इंतजाम करने जा रहा हूं, आप दोनों बैठकर बातें करो। मैं यूं गया और यूं आया, राघव ने मुस्कुराकर कहा और आसमान में उड़ गया। मैंने शूद्रण के पीछे पीछे अंदर घुसते हुए मांद में कदम रखा और एक छोटी लेकिन गर्म, आरामदायक रहने की जगह पाई। वो एक गुफा होते हुए किसी इंसान के कमरे जैसी जगह थी। एक गलीचा, एक जोड़े कुर्सियां और कोने में एक बिस्तर था। वह एक कोने में किचन जैसा सेटअप नजर आया, जहां कुछ बर्तन व खाना पकाने के लिए लकड़ियां व मिट्टी का चूल्हा था। वहीं एक मिट्टी की डलिया में कुछ पत्तियों के साथ साथ कुछ जंगली फल भी रखे थे।
कमरे में बिस्तर की दूसरी तरफ आग जलाने के लिए आतिशदान भी था। शूद्रन ने मुझे ओढ़ने के लिए एक पर्याप्त लंबाई और चौड़ाई वाला कंबल दिया और अपने लिए हाथ से बनाई हुई लकड़ी की कुर्सी खींचते हुए आतिशदान के करीब बैठते हुए बोला, बैठो सिया। धन्यवाद महोदय, मैंने कहा। वह सामने पड़ी कुर्सियों में से आतिशदान में जलती आग के करीब खींच ली और बैठ गई। क्या अब आप मुझे पूरी बात बताना चाहेंगी मिस सिया? शूद्रन ने पूछा। तो मैं शुरुआत से उसे मिलने से लेकर मेरे यहां तक पहुंचने तक की सारी कहानी उसे बताती चली गई और वो दम साधे बिना एक लफ्ज कहे चुपचाप सुनते रहे। मेरी बात समाप्त होने के 1 मिनट बाद तक वो शांत रहा और पुरसुकन आवाज में बोला, एक बहुत दुखद कहानी। वास्तव में तुमने गलती की, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। पर जो मुझे समझ में नहीं आता है वह यह है कि दर्पण ने आपको मेरे पास क्यों भेज दिया। यदि आप उसके प्रशिक्षु नहीं थे, तकनीकी रूप से आपको दर्पण ने अगर अपना शिष्य बनाया था तो आपको मुझसे मिलने के लिए इतना दूर क्यों आने को कह दिया? वह मेरा गुरु था, वह मुझे सब सिखाने के लिए सहमत था। जो भी वह जानता था उसने वादा किया था मुझसे, लेकिन वह सब स्काइला से लड़ने से कुछ मिनट पहले की बातें थी। अब वह वापस नहीं आएगा, वह मर चुका है, मैंने कहा। मेरी आवाज मुश्किल से मेरे रूंधे हुए गले से बाहर आई। एक बार फिर मुझे अपनी कायरता और उसका बहादुर बलिदान याद आ गया। मेरी बात सुनकर दुखी या उदास होने की बजाय शूद्रन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और हंसते हुए ही बोला, मेरा छोटा भाई है वो सिया, मैं दर्पण को बचपन से जानता हूं। अगर उसे लगता है कि उसे किसी की रक्षा करनी है और उसने कोई वादा किसी से किया है तो उसे कोई भी स्काइला या कोई बला लंबे समय तक नहीं रोक के रख सकती, सिवाय जख्मों के भरने के। सिर्फ यही एक वजह हो सकती है, क्योंकि स्काइला के दिए जख्म भरने में कुछ समय तो लगेगा ही, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगा। यह सुनकर मेरे दिल ने उम्मीद की किरण जगाई तो सही, पर अगले ही पल लगा कि शायद ये एक भाई का दिल बोल रहा है, जिसने शूद्रन को ये मानने और कहने को मजबूर कर दिया। यह कहकर शायद वो मुझे और अपने आप को तसल्ली दे रहा था। तो सिया, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कैसे बड़े हुए? मतलब आपको कुछ याद है आपके माता पिता के बारे में या कुछ? और आपके बचपन में कौन था आपके साथ आपको सब कुछ सिखाने के लिए? शूद्रन ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। मैं मनुष्यों के बीच ही बड़ी हुई हूं। मुझे मेरे जन्म से लेकर अपने मनुष्यों के बीच पहुंचने तक के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे मेरे माता पिता ने एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। पहले तो वो मुझे चाहते थे, हमेशा मेरा ध्यान रखते थे, जैसे वो मेरे असली माता पिता हो। पर 16 साल की उम्र में मेरे जन्मदिन पर अचानक ही मेरे शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए। जैसे मैं अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती थी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी और ज्यादातर मांस पसंद आने लगा। मेरी त्वचा अचानक से कठोर होकर रंग बदलने लगती थी। एक बार न जाने किस वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मैंने चिल्लाहट में अपने मुंह से आग फेंकना शुरू कर दिया और पूरे घर में आग फैल गई। उस दिन उसी वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। मैंने बचपन से ही बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस किया और अपना सच जानने के बाद तो मुझे किसी से भी बात करने में भी डर महसूस होता था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, किसी के साथ भी घुलती मिलती नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि एक बार मैंने अपना असली रूप किसी को दिखाया तो सब डर कर मुझसे दूर भाग जाएंगे। पहली बार मुझे कोई अपने जैसा दिखा था और मेरी एक गलती की वजह से वो भी मुझसे दूर हो गया। मैं जैसे अपनी पूरी जिंदगी का दर्द शूद्रन के सामने हर्फ व हर्फ कहती चली गई। मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि राघव शिकार से लौट आया था और अपलक मुझे देखते हुए मेरी बातें सुन रहा था। बहुत कठिन जिंदगी गुजारी है तुमने सिया। मैं शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि हर पल खुद में घुटना क्या होता है। खुद की असलियत को दूसरों से छिपाना और मुश्किल भरा होता है जब आपके आसपास आपके जैसा और कोई ना हो। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम अपने लोगों के बीच हो। यहां तुम्हें खुद को अलग महसूस करने की जरूरत नहीं। तुम हमारे जैसी ही हो, हम में से ही एक हो। राघव मेरी ओर देखते हुए बोला।
मैं भी राघव से सहमत हूं सिया। तुम्हें खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुम पहली बार अपनी सही जगह पर आई हो और तुम्हें हमारे गुरुकुल या हमारी बस्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे यकीन है कि आपके पास काफी प्रश्न होंगे, शूद्रन ने उठते हुए कहा और राघव के लाए शिकार को भूनने की तैयारी करने लगा। पहले से तो जो सवाल थे उनके जवाब तो काफी हद तक खुद ब खुद मिल चुके हैं, पर यह ड्रैगन गुरुकुल क्या है? ड्रैगन्स का स्कूल? और ड्रैगनों की बस्ती कहां है? हमारा जन्म कैसे हुआ? हमारे जैसे और ड्रैगन कहां हैं? क्या वो सब भी इंसानों से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं? और दर्पण ने कहा था कि मेरी गर्दन पर पीछे की तरफ कोई निशान है जो मुझे खास बनाता है। उस निशान का क्या मतलब है? मैंने एक साथ कई सारे सवालों के गोले शूद्रण और राघव पर दाग दिए। गुरुकुल मानव पाठशाला की तरह ही हुआ करती थी और इनमें कक्षाओं के समान ही वर्ग हुआ करते थे। एक वर्ष में हमारी बस्ती में जितने नए ड्रैगन बच्चों का जन्म होता था, उन सबको एक साथ एक ही दिन से गुरुकुल में प्रवेश दिलाकर प्रशिक्षु के रूप में एक काबिल और अनुभवी गुरु के संरक्षण में उसी वर्ष से प्रशिक्षण शुरू हो जाता था। हर एक वर्ष के बच्चों को छोटे छोटे पॉड्स यानी कि गुटों में बांट दिया जाता था। उन सब की शिक्षा भी एक ही दिन खत्म होती थी व उन्हें उनके सबसे अच्छे गुणों के अनुसार काम बांट दिए जाते थे। वे अपने 100वें जन्मदिन तक अपनी मन मर्जी से नहीं जी सकते थे। उन्हें अपने माता पिता या गुरु से अनुमति लेकर ही सब करना होता था। बहुत ही कम उम्र में नौसिखिया को हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की आजादी नहीं दी जाती थी। परिपक्व होने पर ही वो अपनी जिंदगी जीने के हकदार थे। मादा ड्रैगन एक बार में 2 से 8 तक अंडे दिया करती है, जिनमें से अंडा फूटने तक 1 से 5 बच्चों का जन्म सही सलामत हो जाता था। सारे ड्रैगन्स में खुद को इंसानी रूप में बदलने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए बदलते वक्त के साथ हमारी जाति खत्म होती चली गई। जिन ड्रैगन्स में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति थी, वो बाकियों से उच्च वर्ग के माने जाते थे, राघव ने मुझे समझाया। वाह, रोचक लग रहा है। स्काइला के बारे में भी कुछ बताओ ना, मैंने कहा। अब शूद्रन ने मुझे आगे बताना शुरू किया, जिसमें मुख्यतः ड्रैकोनियन इतिहास भी शामिल था, जो आमतौर पर सबको नहीं पता होता और मन में और ज्यादा प्रश्न खड़े करता था। लेकिन इन दोनों को ही मैंने मेरी अंतहीन पूछताछ से मैंने थोड़ा भी परेशान होते हुए नहीं देखा। उन्होंने मुझे बताया कि क्यों मेरा ड्रैगन दोस्त शाम का समय होने से स्काइला से डर गया था। जाहिर है, स्काइला ही इस धरती पर हमारा एकमात्र प्रतिद्वंदी है, हमारा एकमात्र दुश्मन। केवल यही हमें चोट पहुंचाने के सक्षम है। साथ ही इसे मारना बहुत मुश्किल है। यह बहुत हद तक शारीरिक क्षति का सामना कर सकता है और अपने शरीर के नुकीले तीरनुमा कांटों से वार करने में माहिर है। उनमें से एक को मारना एक ड्रैगन के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि स्काइला किसी भी ड्रैगन से आकार में 10 गुना बड़ा और शारीरिक रूप से हमसे 2 गुना मजबूत होता है। ड्रैकोनियंस माना जाता था कि सूर्य का अंश रखते थे और वायु और थल में रह सकते थे। वहीं स्काइला चंद्रमा से पैदा हुई थी। वह पानी उनकी ताकत और सूर्य की रोशनी कमजोरी है। स्वाभाविक रूप से व प्राकृतिक रूप से हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ही रहे हैं हमेशा। हम दिन के दौरान सक्रिय होते हैं जब सूरज आसमान में छाया होता है, और रात में स्काइला सक्रिय होती है जब चंद्रमा आसमान पर हावी होता है। यह दिन के दौरान धीमा और कमजोर है, जो कि ड्रैकोनियन के एक समूह के लिए एक उपयुक्त समय होता है उसे हराने का। हालांकि अगर एक बार सूर्य डूब जाए तो शिकार की भूमिका उलट जाती है। इस बात से मुझे यह भी समझ आ गया कि दिन के दौरान सामान्य लोगों की तुलना में मेरे पास हमेशा अधिक ऊर्जा हुआ करती क्यों थी, और रात में मुझे हमेशा इतनी अजीब बेचैनी क्यों लगी रहती थी। शूद्रन ने आगे बताया कि ड्रैगन्स की सभ्यता डायनासोर सभ्यता के कुछ समय बाद आई थी, या कहा जाए तो उनके नष्ट होते रूप परिवर्तित होकर ड्रैगन्स बन गए थे। डायनासोर से आकार में कुछ छोटे व काफी हद तक डायनासोर जैसे मिलते जुलते जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए जंगली जीवों का शिकार किया करते थे और कुछ हद तक खतरनाक भी थे। फिर धीरे धीरे पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों के साथ ड्रैगन सभ्यता भी अपना वजूद खोने लगी।
इसलिए खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद में ड्रैगन कई भागों में टुकड़ियों में बंटकर अपने आप को बचाए रखने की कोशिशों में जुट गए। हम में से काफी हद तक ड्रैगन्स अपने आकार की वजह से मुश्किल में फंस गए और बाकी आसमान से गिरने वाले उल्का पिंडों और ज्वालामुखी के फटने से आए भूकंपों और लावा के चपेट में आकर मारे गए। और बचे हुए कुछ टुकड़ियों को, जिन्होंने समंदर के किनारे शरण ली थी, स्काइला ने शिकार बना लिया, जो समंदर में आए तूफान के कारण समंदर के गर्भ से निकलकर धरती पर आ गए थे। स्काइलाओं को ड्रैगन्स ने कड़ी चुनौती दी। काफी भयानक लड़ाई हुई जिसमें दोनों तरफ के योद्धा मारे गए। मुझे आज भी याद है, दर्पण ने उस महासंग्राम में अकेले ही 2 स्काइला को धूल चटाई थी। वो अपनी तरह का इकलौता था अपने पॉड में। उसी युद्ध में स्काइला से लड़ते हुए मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी थी और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। साथ ही मैंने अपने आप को ड्रैगन रूप में परिवर्तित करने की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खो दी थी। तब दर्पण ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी जान बचाकर ही रहेगा। उसने सबसे पहले उस स्काइला को मौत के घाट उतारा जिसने मुझ पर वार किया था, और फिर मुझे सुरक्षित वहां से निकालकर उन्हीं पूर्वी गुफाओं में पहुंचाया था, और फिर बाकी ड्रैगन्स की मदद के लिए वापस भी आ गया था। पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हमारे लगभग सारे साथी मारे जा चुके थे या फिर कुछ अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। अपने दूसरे साथियों से मिलने के लिए हमने उस सुरंग को बनाया था, क्योंकि हमारे कुछ साथी इन्हीं घास के जंगलों में थे, पर वो भी स्काइला के हमले की खबर सुनकर वह कुछ मौसमी बदलावों की वजह से खुद को बचाकर न जाने कहां चले गए। हमें बस राघव ही वहां मिला। हम तीनों ने काफी वक्त पूर्वी गुफाओं में गुजारा और फिर अलग अलग दिशाओं में अपने बिछड़े हुए साथियों को खोजने की काफी कोशिश की, पर न जाने सब कहां चले गए। हमें धीरे धीरे विश्वास हो गया कि अपनी सभ्यता में से हम आखिरी हैं, और सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद आज तुम हमारे सामने हो, जो हमारी सभ्यता को एक शुरुआत दे सकती है, हमारे बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से स्थापित कर सकती है। इस लड़ाई की बातों को याद करते करते जैसे शूद्रण वापस उसी समय को जीने लगा था। उसकी आंखों में अपनों से बिछड़ने का दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। तो वही राघव भी उस दर्द से अछूता नहीं था। आखिर उसने भी अपनों को खोया था, पर मुझे देखकर उनमें एक नई उम्मीद मिली थी कि शायद वो अपना खोया हुआ वजूद फिर से कायम कर सकते हैं। अब तक उनके पास वंश आगे चलाने के लिए कोई मादा ड्रैगन नहीं थी, पर मुझे देखकर उनकी मरती हुई उम्मीदों को एक नई रोशनी मिल रही थी। मुझ में वो अपना भविष्य देख रहे थे। शायद यही वजह थी कि दर्पण ने अपनी जिंदगी से ज्यादा मेरी जिंदगी को अहमियत दी और मुझसे कहा कि मेरा जिंदा रहना उसके जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझसे ड्रैगन्स का भविष्य जुड़ा हुआ था। और अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं हमारे वजूद को न केवल बचाए रखूं, बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन स्काइला को खत्म कर अपनी और दुनिया की हर कौम की रक्षा करूं। अब मुझे आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करना था, दर्पण के बलिदान को साकार करना था और उसे मारने वाले उस स्काइला से बदला लेना था। आखिर उसने मुझसे मेरा सबसे प्यारा और सच्चा दोस्त छीना था। शायद अब मुझे मेरी जिंदगी का मकसद और खुद के जिंदा होने की वजह मिल चुकी थी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि शूद्रण ने मेरा ध्यान भंग किया और कहा, खा लो सिया, काफी लंबी दूरी तय करके आई हो, भूख लगी होगी, कल से हम तुम्हारी दीक्षा का आरंभ करेंगे। मैंने अपनी सोच पर विराम लगाया और सबके साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी का मकसद अब मिल चुका था, अब बस उसे अंजाम देना बाकी था। कल का सूरज मेरे लिए एक नई सुबह लेकर आने वाला था।